फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी में क्लास 11th एनसीईआरटी में हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। हमने हमारा सेकंड चैप्टर से एसोसिएटेड फर्स्ट लेक्चर इंटीरियर ऑफ द अर्थ पार्ट 1 डिलीवर कर दिया है, जिसमें हमने आपको अर्थक्वेक से एसोसिएटेड दो वेव्स के बारे में समझाया था, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, जिन्हें हम बॉडी वेव्स कहते हैं, और इनके अलावा सरफेस वेव्स। हम इसलिए पढ़ा रहे थे आपको अर्थक्वेक वेव्स के बारे में क्योंकि हम ही आपको बताना चाह रहे थे कि अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने के लिए इनडायरेक्ट सोर्सेज में से इन सीस्मिक वेव्स का यूज़ कैसे लेते हैं साइंटिस्ट। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज के अंदर सीस्मिक वेव्स या अर्थक्वेक वेव्स हमें हेल्प करती हैं ये जानने में कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। हम आपको समझाएंगे आज कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, ये उन वेव्स की मदद से कैसे जाना जा सकता है, ये वेव्स कैसे काम करती हैं, अर्थक्वेक्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन, उनके टाइप्स और अर्थक्वेक के क्या क्या नतीजे आते हैं, अर्थक्वेक को कैसे मेजर किया जाता है। एक्चुअली इस किताब ने इस चैप्टर में ही ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। उसके बाद ये अर्थ के इंटीरियर से ही एसोसिएटेड फिनोमेनास के कारण वॉल्केनोज़ की तरफ जाएगा, और ये सब ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कई डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से बना है, जिसकी वजह से कई तरह की एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस हैं जो अर्थ के अंदर ही क्रिएट हो रहे हैं। वो एंडोजेनेटिक फोर्सेस अर्थ के सरफेस पर लैंड फॉर्म्स को क्रिएट करने में कैसे रोल प्ले कर रही हैं, उसके लिए ही वो आपको अर्थ के इंटीरियर से एसोसिएटेड फिनोमेनास और उनसे एसोसिएटेड नेचुरल डिज़ास्टर्स पढ़ा रहे हैं। हम भी आपको कराएंगे। ओके, तो अब चला दो वैसे। तो देखिए, दोबारा से हम आपको कुछ चीज़ें रिकॉल कराते हैं, फिर हम आज के टॉपिक में आपको इमर्जेंस ऑफ शैडो जोन्स पढ़ाएंगे, जिन्हें अर्थक्वेक शैडो जोन्स कहते हैं। देखो, हमने अब तक ये समझा है कि अर्थक्वेक से एसोसिएटेड अर्थ की बॉडी में फ़्लो होने वाली देयर आर बॉडी वेव्स। हम उन्हें बॉडी वेव्स इसलिए कहते आए हैं क्योंकि फोकस या हाइपोसेंटर, जहाँ पर अर्थ के अंदर पहली बार एनर्जी रिलीज़ होती है, जो अर्थक्वेक एनर्जी है या जो वेव एनर्जी है, वो एनर्जी जिस पॉइंट पर पहली बार रिलीज़ हुई या आप कह लो निकली, वो पॉइंट इज़ द हाइपोसेंटर, द फोकस। हमने देखा ये एनर्जी सरफेस पे पहली बार जहाँ एक्सपीरियंस हुई, दैट इज़ एपीसेंटर। तो हमने हाइपोसेंटर या फोकस और एपीसेंटर इनको समझा। हाइपोसेंटर या फोकस अर्थ के अंदर है, इंटीरियर में है। एपीसेंटर अर्थ के सरफेस पे है, जहाँ पर आपको अर्थक्वेक फूटता हुआ दिखा सरफेस पे, और फोकस या हाइपोसेंटर जहाँ पर अर्थक्वेक पैदा होते दिखा। हमने देखा सारे डायरेक्शंस में ये एनर्जीज मूव करेंगी फोकस पे जनरेट होने के बाद। क्योंकि ये बॉडी ऑफ द अर्थ में मूव करती है, इसलिए हमने इनका नाम बॉडी वेव रखा। ये प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स हैं। हमने बताया कि प्राइमरी वेव्स इस तरह से मोशन करती हैं कि वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस तीनों मीडियम में मूव कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो साउंड वेव्स की तरह मोशन करती हैं। साउंड वेव्स को हम प्रेशर वेव्स कहते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि प्राइमरी वेव्स भी प्रेशर वेव्स की तरह मूव करती हैं। वो टू एंड फ्रो, वो बैक फोर्थ, इस तरह से आगे बढ़ती हैं। इस तरह से वो सॉलिड, लिक्विड, गैशियस तीनों ही मीडियम्स के पार्टिकल्स को यूज़ में ले आती हैं अपनी वेव एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हमने पढ़ा था कि जो सेकेंडरी वेव्स हैं, वो सेकेंडरी वेव्स इस तरह से मूव करती हैं कि जो उनका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो उन्हें प्रोपगेशन करना है, जो पाथ उन्हें कवर करना है, वो उसके परपेंडिकुलर मूव करती हैं। वो क्रेस्ट और ट्रफ, दिस इज़ द क्रेस्ट पॉइंट एंड दिस वन इज़ द ट्रफ, वो क्रेस्ट और ट्रफ बनाते जाती हैं। ऐसे में हमने देखा कि अगर वो इस तरह से मूव करेंगी तो वो इस तरफ गई हैं तो सॉलिड मटेरियल को उन्होंने ठकाया, सॉलिड मटेरियल को उन्होंने ढकेला, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मटेरियल, तो वो पार्टिकल्स रीबाउंड करेंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन की ओर, जिसे हमने रिस्टोरिंग फोर्स बोला। और यही है उस मटेरियल की अपनी एक शेयर स्ट्रेंथ। ये सॉलिड में तो होता है, पर लिक्विड में जैसे ही आप इस तरह से पार्टिकल्स को ठकठकाएंगे, वो पार्टिकल्स स्टर हो जाएंगे, वो पार्टिकल्स हिल जाएंगे, और उनमें रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, वो रीबाउंड नहीं करेंगे, वो वापस अपनी पोजीशन पे आना नहीं चाहेंगे उस तरह से उसी समय में। तो इसलिए उनमें शेयर स्ट्रेंथ वैसी नहीं है, इसलिए ये वेव भी वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, डैम्प हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, आगे प्रोपगेट नहीं कर पाएगी। क्योंकि वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपगेट करने के लिए जो रास्ते में मीडियम है,
उसके जो पार्टिकल्स हैं यानी कि जो मटेरियल हैं वही रोल प्ले करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल बताया था कि यहाँ से वहाँ तक 10 लोगों को खड़ा कर दिया और एक कॉपी उन्हें दे दी है, एक पर्सन दूसरा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पाँचवें को देगा। तो इस तरह से कॉपी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँच जाएगी। इसी तरह से समुद्र के अंदर जो एनर्जी क्रिएट हुई है वो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी लहरों पर चढ़ कर के किनारे तक आ जाती है एनर्जी। समुद्र के सेंटर में जो लहर बनी है वो लहर किनारे तक नहीं आती, वो लहर वहीं उठी वहीं गिर गई, लेकिन उसके ऊपर जो चढ़ी हुई एनर्जी है वो एक लहर से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी से होते हुए हम तक पहुंच जाती है। ओके, इसी तरह से 1 से 10 तक अगर लोग खड़े हैं, एक आर्टिकल आगे पहुंचा रहे, रास्ते में 2 लोग कहीं गायब हो जाएं, वो आर्टिकल वहीं पर गिर जाएगा, डैम्प हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसी तरह से लिक्विड एंड गैशियस मीडियम में जब सेकेंडरी वेव मूव करती हैं, एस वेव्स, और जब वो इस मैनर में मूव करना चाहती हैं तो वो जब इस तरफ मूव करती हैं तो वो वाटर को ढकेलती हैं, पानी ढकेला जाता है। पानी उस वेव को कन्फ्रंट नहीं करता उस मैनर में, पानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन दोबारा इस तरह से ऑक्यूपाई करने की कोशिश नहीं करता है। तो ऐसे में ये वेव इस तरफ गई, वहीं एब्जॉर्ब हो गई, ख़त्म। ये सेकेंडरी वेव्स हैं। तो सेकेंडरी वेव्स लिक्विड एंड गैशियस मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकती। ये सेकेंडरी वेव के बारे में हमने जाना। इन्हें शीयर वेव भी कहते हैं, इन्हें हम SHER शीयर वेव भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। जैसे ये शीयर वेव कहलाती हैं, कौन सी? द S वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। इसी तरह से जो P वेव्स हैं, प्राइमरी वेव्स हैं, जो सबसे पहले सरफेस पे पहुंचती हैं, जो सबसे तेज वेव्स हैं बॉडी वेव्स में से, वो प्रेशर वेव्स भी कहलाती हैं, वो प्रेशर वेव्स हैं। तो प्राइमरी वेव्स को प्रेशर वेव्स भी कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स को शीयर वेव्स भी कहते हैं। प्राइमरी वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं और सेकेंडरी वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं। ये इनके अलग अलग नाम है। तो सेकेंडरी वेव को शीयर वेव, ट्रांसवर्स वेव्स, प्राइमरी वेव्स को प्रेशर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। प्राइमरी वेव का बिहेवियर साउंड वेव्स की तरह है और सेकेंडरी वेव्स का एक बिहेवियर लाइट वेव्स की तरह है। इन सब चीज़ों से इन्हें जोड़ करके देखा जाता है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही बॉडी वेव्स हैं। पहले प्राइमरी वेव पहुंचेगी, फिर थोड़ी देर के बाद सेकेंडरी वेव पहुंचेगी। जब ये वेव्स पहुंचती हैं सरफेस पे, तो सरफेस रॉक्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं। जब सरफेस रॉक्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो ये वेव जिस तरह से खुद मूव करती हैं, एक वेव ऐसे ऐसे मूव करती है, अलोंग द पाथ ऑफ ट्रैवल पैरेलली मूव करती है, एक वेव अलोंग द पाथ ऑफ ट्रैवल परपेंडिकुलरली मूव करती है ना। तो ये वेव्स जब ऐसे मूव करेंगी तो ये वो वेव क्या, कौन से मोशन इंड्यूस करेंगी? तो देखिए, सेकेंडरी वेव्स ऐसे ऐसे मूव कर रही है, सेकेंडरी वेव ऐसे ऐसे मूव कर रही है और प्राइमरी वेव ऐसे ऐसे मूव कर रही है। तो अलग अलग मैनर में ये दोनों मूव करती हैं। इसलिए जब ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएंगी तो सरफेस में जो रॉक्स हैं उनमें मूवमेंट इंड्यूस होंगी। सरफेस में वो जो मूवमेंट इंड्यूस होगी उसे हम कहेंगे सरफेस वेव। सरफेस में वो जो मूवमेंट इंड्यूस हुई वो है सरफेस वेव। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये जो सरफेस है, इफ दिस इज़ अ सरफेस, तो इस सरफेस में चीज़ें इधर इधर होंगी, है ना। जो सॉइल है, जो लैंड है, जैसे कि इस सरफेस में अगर ये आप इस सरफेस पे ये आपका घर है, तो ये घर आगे पीछे ऐसे हो रहा है, ये लोव वेव है, LOVE, लोव वेव्स, ऐसे, ठीक है। इसी सरफेस पे आपका घर उठ रहा है, ऐसे रोल इन रोल हो रहा है, ये रेले वेव्स हैं। किताब में इनका जिक्र नहीं है, ठीक है। जैसे बॉडी वेव्स हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स, ऐसे ही सरफेस वेव सिंपली सरफेस वेव है, पर उन्हें भी हम लोव वेव्स, रेले वेव्स के रूप में देखते हैं। RAYLEIGH रेले, LOVE लोव, रेले एंड लोव वेव्स, ओके। पर हमने वैसे बता दिया ये सरफेस वेव है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कौन है, नुकसान कौन पहुंचाती है? सरफेस वेव्स।
क्योंकि असल में प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स ने इंटरेक्ट किया रॉक सरफेस रॉक्स के साथ, और रॉक्स में मूवमेंट इंड्यूस हुई, वो कहलाई सरफेस वेव्स। सो सरफेस वेव्स ही नुकसान करेंगी ना। सो डिस्ट्रक्टिव, डिवास्टेटिंग, नुकसानदायक कौन सी वेव्स हैं? सरफेस वेव्स नुकसान करती हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ओके। तो टोटल हमने 3 वेव्स पढ़ी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सरफेस। कैटेगरी वाइज हमने 2 पढ़ी, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव के अंदर ही आती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स। जब प्राइमरी वेव मूव करेगी किसी भी मीडियम से, तो उस मीडियम की डेंसिटी में डिफरेंस क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि वो उस मीडियम को कभी कॉम्प्रेस करेगी, फिर एक्सपेंड करेगी। तो कभी मीडियम कॉम्प्रेस होगा, कभी स्ट्रेच होगा, कभी कॉम्प्रेस कभी स्ट्रेच। तो इसकी वजह से उसकी डेंसिटी में डिफरेंसेस क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। तो जिस मीडियम से भी गुजरेगी उसके डेंसिटी में फ़र्क पैदा करेगी। एक ये फैक्ट। दूसरा फैक्ट, वेव्स जिस भी इसी मीडियम से गुजरें उस मीडियम की डेंसिटी से एसोसिएटेड होते हैं, मटेरियल की डेंसिटी से एसोसिएटेड होती है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने आपसे बताया कि प्राइमरी वेव सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस तीनों में मूव करती है। सॉलिड है अगर और वेव को मूव करना है, प्राइमरी वेव को, तो जितना ज़्यादा सॉलिड होगा, जितना ज़्यादा डेंस होगा, प्राइमरी वेव उतनी ज़्यादा क्विक होगी, क्योंकि मटेरियल प्राइमरी वेव को उतनी ही क्विकली वेव पोजीशंस रीइंस्टेट करा के देगा। देखिए, लिक्विड मैटर है, वेव ने लिक्विड मैटर को एक साथ आगे ढकेला, फिर एक साथ पीछे आया। इट विल टेक टाइम। लेकिन सॉलिड मैटर है, सॉलिड मैटर में ये सब बहुत क्विक होगा, इट विल बी वेरी क्विक, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांगली होल्ड किया होता है। सॉलिड का स्ट्रक्चर बहुत टाइटली होल्ड होता है। हम वो टेक्निकल वर्ड अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, लैटिस और बाकी चीज़ें, बट वैसे समझा रहे हैं कि बड़ा स्ट्रांगली होल्ड किया होता है। तो ऐसे में दूसरी तरफ सेकेंडरी वेव्स हमने आपको बताया कि वो ट्रैवल करती हैं सॉलिड में, लिक्विड और गैसेस में तो करती नहीं, क्योंकि एब्जॉर्ब हो जाती। सॉलिड यहाँ पर जितना ज़्यादा डेंस होगा, सेकेंडरी वेव को उतना खुशी होगी, उतनी जल्दी वो मैटर जिसमें से सेकेंडरी वेव मूव कर रही है, वो मैटर में रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। तो जितनी ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स होगी, ऐसे गई तुरंत वेव इधर, तुरंत इधर, तुरंत इधर, बह जाएगी, निकल जाएगी। सो द डेंसिटी ऑफ द मैटर विल बी लार्ज, वेव वेलोसिटी विल बी मोर। तो ज़्यादा वेव वेलोसिटी होगी, हाई वेलोसिटी से मूव करेंगी। इतनी बात याद रखना। इज़ दैट क्लियर? वेरी गुड। तो ऐसे में जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, उसका जो मटेरियल है, उसकी डिफरेंट डेंसिटीज़ वेव की वेलोसिटी को इम्पैक्ट करती हैं, फर्स्ट। सेकंड, जो मटेरियल ऑफ द अर्थ है इंटीरियर का, उसके डिफरेंट होने के कारण वेव की डायरेक्शंस में भी फ़र्क आएगा। क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वेव एंटर करती है तो डायरेक्शन में चेंज आना माने रिफ्रैक्शन हो रहा है। आपने रिफ्रैक्शन, लाइट का तो रिफ्रैक्शन देखा ही होगा। हवा से पानी के गिलास में जब लाइट जाना, फिर पानी के गिलास से जब बाहर लाइट निकलना, तो हम रिफ्रैक्शन के तौर पे पढ़ते ही हैं उसको। तो वो रिफ्रैक्शन सफ़र करेगी। रिफ्रैक्शन माने चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन से डेविएट होना। अच्छा, एक फिनोमिना ये है, तो ये कौन एक्सपीरियंस करेगा? प्राइमरी वेव। क्योंकि प्राइमरी वेव तीनों ही मीडियम से गुजर सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन अलग अलग मीडियम से गुजरते हुए जब सॉलिड से लिक्विड में एंटर करेगी तब रिफ्रैक्ट करेगी, जब लिक्विड से फिर सॉलिड में एंटर करेगी तब फिर से रिफ्रैक्ट करेगी। तो इस तरह से वो डायरेक्शंस चेंज करती रहेगी अपनी अंदर से निकलते हुए। लेकिन सेकेंडरी वेव तो जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगी वो तो एब्जॉर्ब भी हो जाएगी, उसके आगे तो फिर वो जाएगी ही नहीं ना, तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब वेव्स जब अंदर जाती हैं तो या तो वो ख़त्म ही हो जाती हैं, जैसे कि सेकेंडरी वेव्स रिफ्रैक्ट होती हैं, वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, रीबाउंड होती हैं। तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, वेव्स का एब्जॉर्प्शन हो जाना, ट्रैवल ना कर पाना, ये सारी चीज़ें अर्थ के इंटीरियर में
मैटर अलग है इसलिए ये सबसे कुछ ऑफर कर रहा है। तो वेव की वेलोसिटी वेरिएशंस, वेव्स का ट्रैवल मीडियम अलग अलग है, वो किसी मीडियम में ट्रैवल कर सकती, किसी में नहीं। ये सब चीज़ें अर्थ के इंटीरियर में एक्सपीरियंस करना, ये बात बताता है साइंटिस्ट को कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या है। तो सिस्मिक वेव्स का बिहेवियर जब साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, वो ये स्टडी कर पाते हैं कि ये वेव्स क्योंकि इस तरह से बिहेव करती हैं और अर्थ के इंटीरियर में भी इनका ये बिहेवियर आ रहा है, इसका मतलब अर्थ के इंटीरियर में जो मटेरियल है वो इस मैनर में ऑर्गेनाइज्ड है, वो इस मैनर में ऑर्गेनाइज्ड है कि कहीं पर लिक्विड है, कहीं पर गैस है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, सपोज़ करिए हम अर्थ के सरफेस से अर्थ के कोर की तरफ प्राइमरी वेव को भेजें। आप सरफेस पे खड़े हो और कैसे मान लो कि लेज़र गन आपके हाथ में है और सरफेस से आप प्राइमरी वेव अंदर भेज रहे हो कोर में, ऐसा मान लो। तो हमने ये पढ़ा है कि सरफेस से कोर की तरफ जाते हुए डेंसिटी बढ़ती है, और अभी हमने आपको पढ़ाया कि डेंसिटी ऑफ द मटेरियल जब बढ़ेगा तो वेव वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो फर्स्ट एलिमेंट आपके सामने ये है कि आप अगर एक इस अर्थ की बात करें तो मुझे दीजिए। तो हमने ये चीज़ समझी कि अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, सपोज़ कीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से आपने प्राइमरी वेव्स अंदर, इसके अंदर कहीं कोर होगा ना, कोर की तरफ भेजी, तो जैसे जैसे वो अंदर गई उनकी वेलोसिटी पहले बढ़ी होगी, क्योंकि सरफेस जो क्रस्ट है, हमने ऐसा ही पढ़ा कि अर्थ के इंटीरियर की तरफ जाओ तो सरफेस से कोर की तरफ क्रस्ट है, मेंटल है, फिर कोर है। कोर को हमने दो हिस्सों में बांटा, आउटर कोर एंड इनर कोर। वैसे तो 3 मेन डिवीज़न है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और हमने ये पढ़ा कि जो क्रस्ट है उसकी डेंसिटी से ओवरऑल अर्थ की डेंसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब अंदर जाते जाते शायद मटेरियल की डेंसिटी बढ़ती है। तो ऐसे में जब आप सरफेस से प्राइमरी वेव को अंदर की ओर भेज रहे हैं तो अंदर जाते जाते डेंसिटी बढ़ने के कारण उसकी पहले तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ऐसे में जब क्रस्ट से प्राइमरी वेव मेंटल में एंटर करती है तो मेंटल में मैटर की डेंसिटी बढ़ जाने के कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। और ये सिंपली मेंटल में जाके ही ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं। क्रस्ट को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। इस चैप्टर में नहीं है इसका जिक्र, मैं वैसे बता रहा हूँ। क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू द अपर क्रस्ट एंड द लोअर क्रस्ट। 15 किलोमीटर तक आपको अपर क्रस्ट मिलता है और उसके बाद लोअर क्रस्ट है, क्योंकि जो एवरेज क्रस्ट की डेप्थ मानी गई है, मीन, वर्ड मीन यूज़ हुआ है, द मीन डेप्थ ऑफ द क्रस्ट इज़ 30 किलोमीटर इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो मीन डेप्थ मानी गई है ओशियनिक क्रस्ट की, वो मानी गई है 5 किलोमीटर कह रहा हूँ। तो मीन डेप्थ ऑफ द एवरेज डेप्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज़ 30 किलोमीटर। तो ऐसे में माना जाता है कि 13, 14, 15 किलोमीटर के आसपास जाके अपर क्रस्ट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद लोअर क्रस्ट शुरू होता है। ये हमने कंक्लूड ही इस ग्राउंड पे किया कि अपर क्रस्ट के बाद एक पॉइंट आता है, द पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन। वो ट्रांजिशन पॉइंट इस ग्राउंड पे है कि वहाँ पे वेव वेलोसिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि वहाँ पर मैटर की डेंसिटी में फ़र्क आता है, और उस लाइन ऑफ ट्रांजिशन ऑफ द वेलोसिटी ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ द डेंसिटी, उस लाइन ऑफ ट्रांजिशन को हमने अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट की डिवाइडिंग लाइन माना है। और इन ट्रांजिशन जोन्स को अर्थ के अंदर डिसकॉन्टिन्यूटीज़ कहा जाता है। ये जो जोन ऑफ ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन ऑफ डेंसिटी एंड ट्रांजिशन ऑफ वेलोसिटी इन रिजल्ट टू डेंसिटी, दीज जोन्स आर कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूटीज़। मतलब वहाँ पर अब तक जो मैटर था वो डिसकॉन्टिन्यू हो गया है, क्योंकि अगर मैटर सेम ही डेंसिटी का है तो टॉप टू बॉटम उसमें वेलोसिटी भी वेव की सेम रहेगी। लेकिन जहाँ पर वेलोसिटी छोड़ दी वेव ने, नई वेलोसिटी अपना ली, मतलब वहाँ पर अब तक चला आ रहा मैटर डिसकॉन्टिन्यू हो गया।
और मैटर में कुछ चेंजेस आ गए, मैटर डेंस हो गया, और इसीलिए वहाँ पर आपको आकर के मिल गई एक नई तरह की वेलोसिटी जो कि चेंज है पहले से। दिस इज़ द डिसकॉन्टिन्यूटी रीजन। ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हमारी अर्थ के अंदर कहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट की बाउंड्री लाइन। ओवरऑल टोटल क्रस्ट अब ले लो, अपर लोअर भूल जाओ। क्रस्ट और मेंटल की बाउंड्री लाइन को महो डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम पे इन डिसकॉन्टिन्यूटीज़ का नाम रखा गया है। 1909 में मोहोरोविकिक एक साइंटिस्ट हुए हैं, उनके द्वारा इसको समझा गया, जाना गया, उनके नाम का ही शॉर्ट फॉर्म है महो। हमने उस डिसकॉन्टिन्यूटी का नाम महो रख दिया। जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में लाइन है, द बॉर्डर लाइन, द डिवाइडिंग लाइन, इट इज़ द महो डिसकॉन्टिन्यूटी। इसी तरह से मेंटल और आउटर कोर के बीच में भी एक डिसकॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। आउटर कोर और इनर कोर के बीच में भी एक डिसकॉन्टिन्यूटी है। हमने इन सारी डिसकॉन्टिन्यूटीज़ के नाम रखे हुए हैं जो मैं यहाँ लिखवाऊँगा। अलग अलग डिसकॉन्टिन्यूटीज़ के नाम आपको मैं बताऊँगा। ये डिसकॉन्टिन्यूटीज़ और कुछ नहीं है। ऊपर एक पैच ऑफ रॉक है क्रस्ट, एक टाइप ऑफ मैटर, नीचे एक टाइप ऑफ मैटर है मेंटल। लेकिन कोर और मेंटल दोनों आपस में जहाँ मिल रहे हैं, जहाँ ना पूरा कोर की छाप छूट रही है, सॉरी, ऊपर क्रस्ट है, नीचे मेंटल है। क्रस्ट का एक तरह का मैटर है, मेंटल का एक तरह का मैटर है। क्रस्ट और मेंटल जहाँ पर मिल रहे हैं, तो जहाँ पर ना पूरा क्रस्ट का प्रभाव है ना पूरा मेंटल का प्रभाव है, दोनों का मैटर शायद आपस में मिला हुआ है, दैट जोन चेंज क्रिएट करेगा। जिस भी किसी मीडियम से, जिस भी किसी मैटर से वेव गुजर रही थी, उस मैटर में उसकी जो वेलोसिटी थी उससे अलग वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पर, और वेलोसिटी में आई वेरिएशन आगे नए मैटर जोन में घुसते ही सेटल हो जाएगी। फिर वो नए मैटर वाली वेलोसिटी उसे मिल जाएगी, लंबे डिस्टेंस तक फिर वही वेलोसिटी चलेगी, है ना। जहाँ पर भी दो चीज़ें मिल रही हैं, जहाँ पर भी नदी सागर से मिल रही है, तो रिवर और ओशियन जहाँ पर मिल रहे हैं, तो वहाँ पर ना तो रिवर का फ्रेश वाटर पूरा फ्रेश है, पर ओवरऑल रिवर में तो फ्रेश वाटर ही होता है, और ना वहाँ पर ओशियन का सेलाइन वाटर पूरा सेलाइन है, वैसे ओशियन में सेलाइन वाटर है। पर जो मीटिंग पॉइंट है ओशियन एंड रिवर का, वहाँ पर जो पानी है वो ब्रैकिश है, ना पूरा फ्रेश है ना पूरा सेलाइन है, बीच का पानी है। उसी कलेक्शन ऑफ वाटर को हम एस्चुरी कह रहे हैं। वो तो एक तरह का बॉर्डर लाइन ही है, उसके उस पार पूरा समुंदर ही है, फिर पूरी सैलिनिटी मिलेगी, और उसके इस पार पूरी फ्रेश वाटर मिलेगा रिवर में। ऐसे ही है कि इतना डिस्टेंस क्रस्ट का ट्रैवल कर रही है एक वेव, सेम वेलोसिटी मेंटेन करेगी। फिर एक डिसकॉन्टिन्यूटी जोन आ गया जहाँ पे क्रस्ट का भी इम्पैक्ट मिल रहा है, नीचे मेंटल का जोन शुरू होगा, वहाँ मेंटल का भी इम्पैक्ट मिल रहा है, मिला जुला सा प्रभाव है, मिश्रित प्रभाव है एक। और उतने जोन बैंड में एक वेलोसिटी में फ़र्क आ गया पहले की वेलोसिटी के मुकाबले। कभी ये फ़र्क ऐसा आएगा कि वेलोसिटी बढ़ जाती है, कभी ऐसा भी फ़र्क आएगा कि वेलोसिटी घट जाती है, बट वेलोसिटी वेरिएशन आएगी क्योंकि मैटर की डेंसिटी में वेरिएशन आई है। और जैसे ही उस जोन से बाहर आती है वो वेव और फिर अगले बैंड में एंटर कर जाती है, अगले मैटर में, फिर एक कॉन्टीन्यूस वेलोसिटी फॉलो करेगी उस मैटर की, फिर वो एक नए जोन में एंटर होने से पहले ट्रांजिशन से गुजरेगी। तो इस तरह से ट्रांजिशन एरियाज़ आते हैं। इन ट्रांजिशन एरियाज़ को डिसकॉन्टिन्यूटीज जोन कहते हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो ऐसे में हम जब वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आप सपोज़ करिए कि यहाँ से हमने प्राइमरी वेव डाली अंदर, अब उसे कोर तक जाना है, तो पहले जब वो क्रस्ट को लीव करेगी, और जब वो क्रस्ट को लीव करेगी और मेंटल में जाएगी, तो मेंटल क्रस्ट के मुकाबले ज़्यादा डेंस है, तो मेंटल में जाते ही उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगी, वो स्पीड अप हो गई, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। हमने इस बढ़ी हुई वेलोसिटी के दम पर ये कंक्लूड करना है कि क्रस्ट के मुकाबले अंदर कुछ और ज़्यादा डेंस है, अंदर कुछ और ज़्यादा डेंस है। जैसे पेरोडिटाइट रॉक्स आर पेरोडिटाइट रॉक्स, जैसे क्रस्ट में वेलोसिटी उतनी रहती है प्राइमरी वेव की जितनी उसकी बसाल्ट रॉक में रहती है, और सरफेस पे हमारे पास बेसाल्ट रॉक्स भी है। हम प्राइमरी वेव एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। सरफेस पे हमारे पास पेरोडिटाइट्स भी हैं। हमने देखा कि जो वेलोसिटी वेरिएशन आ रहा है एक सर्टेन डेप्थ पे जाने के बाद,
वो वैसा आ रहा है जितना बसाल्ट रॉक से पेरोडिटाइट में बहना शुरू कर दे प्राइमरी वेव। तो मेंटल रीजन में जाते ही प्राइमरी वेव की वेलोसिटी बढ़ गई। अब मेंटल से जब वो आगे बढ़ी है तो ये ध्यान देने योग्य चीज़ है, मेंटल से आगे बढ़ते मेंटल में फ्लो करने के बाद जब आउटर कोर में जाएगी तो आउटर कोर लिक्विड है। अब आउटर कोर क्या है कि लिक्विड है, मेंटल जो है वो हार्ड था, वहाँ पर आउटर कोर लिक्विड है। तो हार्ड सब्सटेंस से लिक्विड में एंटर हो रही है तो सबसे पहले वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी में फ़र्क आ जाएगा। दूसरा, रिफ्रैक्शन भी होना है, क्योंकि आप सॉलिड से लिक्विड में एंटर हो रहे हैं, डायरेक्शन चेंज भी आएगा। इतनी बात क्लियर। तीसरी चीज़ कि सेकेंडरी वेव तो वहाँ जाएंगी ही नहीं, वहाँ जाने के बाद एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ख़त्म कोर में। प्राइमरी वेव आगे बढ़ेगी लिक्विड कोर से आगे, यानी कि आउटर कोर से आगे बढ़ के अब जब वो इनर कोर की तरफ जानी पड़ेगी, जो अगेन सॉलिड है और बहुत हैवी है, उसकी वेलोसिटी फिर जंप मारेगी, फिर बढ़ेगी, क्योंकि मैटर फिर डेंस होने लगा है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ से सरफेस से लेकर के कोर तक मटेरियल की डेंसिटी में इजाफा होता है, वो बढ़ता है, और सरफेस से कोर तक वेरिएशंस आती हैं। कहीं पर मैटर सॉलिड है, कहीं पर मैटर सेमी सॉलिड है, कहीं पर मैटर लिक्विड है, मैटर फिर से सॉलिड हो जाता है। इस वजह से वेव की डायरेक्शन में फ़र्क आता है। इस वजह से दो में से एक वेव ही सर्टेन जोन क्रॉस करती है, बाकी वेव आगे नहीं जाती, और इस वजह से वेव वेलोसिटी में फ़र्क आता है। तो जो वेव्स यहाँ से कोर तक गई हैं, कोर के आगे उन्हें ट्रेवल करके यहाँ से सरफेस से निकलना भी है। सरफेस तो अर्थ के इंटीरियर में अगर कहीं हाइपोसेंटर बन रहा है फोकस, तो वहाँ से अगर क्रिएट हुआ है तो हमें सरफेस पे एपीसेंटर दिख रहा है। हम सिस्मोग्राफ सिस्मिकली एक्टिव एरियाज़ में लगे रहते हैं ऑल द टाइम, तो हम एपीसेंटर से हाइपोसेंटर ढूंढ लेंगे। हमें एपीसेंटर मिला तो हम हाइपोसेंटर देखेंगे, बीनीथ उसके नीचे है, हम उसे जांच लेंगे, ऐसा समझ लेंगे। और फिर हम सर्टेन डेप्थ का भी पता लगा लिया जाता है, साइंटिस्टों के पास इस तरह की कैलकुलेशंस हैं। तो वहाँ से सरफेस तक आने में कितना टाइम लिया, कितना ट्रैवल किया, कैसे मटेरियल से गुजरी हैं, वो जान लेते हैं, क्योंकि उनके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस बना के रखे हुए हैं। इस तरह से अर्थ के अंदर के वेरिएबल मटेरियल और वेरिएबल डेंसिटी का पता सिस्मिक वेव से साइंटिस्ट पता लगा पाए कि अर्थ का इंटीरियर लेयर्ड है, जोन्स बने हुए हैं, सेम नहीं है। आई बात समझ में? इसका एक्सपेरिमेंट हम आपको भी करके बताते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपको अर्थ को एक शेडो जोन में समझ आ जाएगा कि अर्थ का एक शेडो जोन क्या होता है। देखिए, आपको हम इमेज दिखाते हैं, पहले तो आप उस इमेज के वाया इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, तो ध्यान से समझिए। पहले ये इमेज दिखाएंगे, फिर और भी दिखाएंगे आपको। देखिए, टेक्निकली आप अगर समझें तो मान लीजिए कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से सारी वेव्स फ्लो करेंगी। इज़ दैट क्लियर? ये वो पॉइंट है, समझ लीजिए। तो अब हमारे पास दोनों वेव्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो मान लीजिए कि ये ब्लैक वाली जो लाइन है ये सेकेंडरी वेव्स की है, दिस ब्लैक लाइन ये सेकेंडरी वेव्स हैं, और ये जो ब्लू वाली हैं ये प्राइमरी वेव्स हैं। तो अब सबसे पहली चीज़, दोनों एक पॉइंट से ही निकली। अब जो ब्लैक वाली हैं वो अगर यहाँ आई होगी तो यहाँ ख़त्म हो गई होगी, जो यहाँ आई होगी ये भी ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, दिस इज़ आउटर कोर। तो जो ब्लैक वाली यहाँ आई वो यहाँ वाली जो आउटर कोर के बॉर्डर को टच करके इस तरह से निकल गई। तो यहाँ से इसको अगर देखें, दिस वन, ये 105 डिग्री का एंगल है, तो वो यहाँ तक चली गई। यहाँ से भी देखें तो ये 105 डिग्री का एंगल है, यहाँ तक भी ब्लैक वाली चली गई। पर आउटर कोर में तो वह प्रवेश कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो लिक्विड और गैसेस में तो फ़्लो ही नहीं करती। लेकिन इसके बिल्कुल उलट प्राइमरी वाली सॉलिड से फ़्लो हुई, आउटर कोर में गई। वो जैसे ही वो आउटर कोर में एंटर हुई, उसके बाद वो इनर कोर की तरफ गई। जैसे ही वो इनर कोर की तरफ गई,
वहाँ से निकली, फिर आउटर कोर, और वहाँ से निकली फिर से मेंटल, और वो यहाँ पर आपको ऑब्ज़र्व हो गई। तो मतलब इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट, अगर ग्लोब पे ये पॉइंट है अर्थक्वेक का, मतलब यहाँ पर आपको अर्थक्वेक एक्सपीरियंस हुआ है, तो देखिए इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर भी आपको अर्थक्वेक एक्सपीरियंस हुआ है ग्लोब के दूसरे ऑपोजिट पार्ट पे। लेकिन ध्यान से देखा जाए, अगर मैं इसे सिर्फ अब इस तरह से आपके सामने रखूं कि वो पॉइंट जहाँ पे अर्थक्वेक ऑब्ज़र्व ही नहीं हुआ है किसी भी ग्राउंड पे, वहाँ पर अर्थक्वेक की शेडो हो गई, मतलब अर्थक्वेक शेडो जोन। वो कौन से होंगे? ये जहाँ तक सेकेंडरी वेव की मार है, यहाँ से यहाँ तक 105 डिग्री है तो 105 डिग्री। ये जहाँ तक प्राइमरी वेव की मार आ जाएगी, ये जहाँ तक प्राइमरी वेव की मार आ जाएगी, दिस इज़ 145 डिग्री। 105 से 145 डिग्री के बीच का एरिया पूरी तरह से अर्थक्वेक शेडो रहेगा। मतलब 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का ये रीजन, ये अर्थक्वेक शेडो जोन रहेगा, इसमें अर्थक्वेक नहीं होगा। इज़ दैट क्लियर? ठीक इसी तरह से 145 डिग्री से 105 डिग्री का जोन अर्थक्वेक शेडो जोन रहेगा। ये दोनों वेव का केस अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, टोटल अर्थक्वेक का केस कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अकेले सेकेंडरी वेव का केस कंसिडर करें, तो ये सेकेंडरी वेव का केस है। सेकेंडरी वेव्स आई आउटर कोर में तो वो समाई गई, इतनी बात समझ में आई, वो तो आउटर कोर में समाई गई। अब आउटर कोर में समा गई तो ये वाली तो लॉस हो गई क्योंकि वो लिक्विड है। ये वाली पहुंची, ये वाली निकली, तो यहाँ से ये 105 डिग्री है, तो मतलब ये वाला भी यहाँ से ये 105 डिग्री। मतलब इतना रीजन सेकेंडरी वेव्स के केस में फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक है। ये अर्थक्वेक शेडो जोन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंडरी वेव। ये लगभग 40% ऑफ द अर्थ है। तो सेकेंडरी वेव्स ही अगर अर्थक्वेक कराएं अगर, तो 40% ऑफ द अर्थ पे ऑपोजिट साइड में अर्थक्वेक नहीं दिखेगा। ये पूरी अर्थ पे ऑब्ज़र्व होगा। जहाँ कहीं भी, यहाँ इस बार आपने अर्थक्वेक यहाँ बनाया, आप यहाँ बना लो अर्थक्वेक, आप यहाँ बना लो अर्थक्वेक, फिर अर्थक्वेक शेडो जोन कौन हो जाएगा? ये वाला। आप यहाँ बना लो अर्थक्वेक, फिर ये वाला अर्थक्वेक शेडो जोन हो जाएगा। मतलब 40% ऑफ द अर्थ सेकेंडरी वेव के केस में अर्थक्वेक फ्री रहती है, शेकिंग नहीं होती। लेकिन जब अगर हम सिंपली प्राइमरी वेव की बात करें, तो प्राइमरी वेव कैसे काम करते हैं ध्यान से देखो। ये देखो, प्राइमरी वेव तो मेंटल में भी फ़्लो करेगी, प्राइमरी वेव लिक्विड और गैशियस में भी फ़्लो करेगी। तो ये प्राइमरी वेव, क्योंकि ये वेव को ध्यान से देखो, इस वेव को ऐसे जाना था, इस वेव को भी ऐसे जाना था आइडली। मैंने बताया मीडियम का मटेरियल वेरी करने की वजह से वेव रिफ्रैक्ट करती है। तो ये वेव आई, ये रिफ्रैक्ट हो गई, ये पहले रिफ्रैक्ट हुई, फिर बाहर लीव होने के समय फिर रिफ्रैक्शन हुई, पहले रिफ्रैक्शन अगेन रिफ्रैक्शन। अच्छा, ये आई, रिफ्रैक्ट हुई, फिर रिफ्रैक्ट हुई। तो इस तरह से वेव्स के रिफ्रैक्शन के कारण कोर के बाद वेव्स इसी रीजन में कंसंट्रेट हो रही हैं। और ये 105 डिग्री है, तो ये 145 डिग्री है। तो 145 से 105 डिग्री का एरिया, 145 से 105 डिग्री का एरिया पी वेव्स के केस में अर्थक्वेक फ्री रहेगा। वहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आएंगे, वो अर्थक्वेक शेडो जोन होगा। ओके, ये हमने आपको सेकेंडरी और प्राइमरी वेव दोनों का बताया। अब हम आपको आपकी बुक में जो इमेज है वो दिखाना चाहता हूँ, दिखाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको प्राइमरी वेव का जोन दिखाया गया है बुक के अंदर। तो आपको दिखाया गया है यहाँ से, अगर ये वो अर्थक्वेक एरिया है, तो ये पी वेव का डायग्राम है। यहाँ से यहाँ तक तो 105 डिग्री है। अच्छा, ये फिर सारी की सारी आप देखिए कोर की तरफ गई, बेंड हुई, फिर कोर से निकली हैं तो फिर इस तरह से बेंड हुई हैं। ये 145 डिग्री की बाउंड्री है। तो 145 डिग्री ने अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया, पर 105 से 145 डिग्री ने अर्थक्वेक एक्सपीरियंस नहीं किया दोनों साइड पे। तो दोनों साइड ऑफ द अर्थ पे 145 से 105 से 145 और 145 से 105 के बीच का जो एरिया है वो अर्थक्वेक एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ये पी वेव के केस में पी वेव शेडो जोन है, अर्थक्वेक शेडो जोन है। और सेकेंडरी वेव के केस में तो आप जानते ही हैं, ये सारा का सारा एरिया ये अर्थक्वेक एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ये सेकेंडरी वेव शेडो जोन है। तो इस तरह से ये अर्थक्वेक शेडो जोन बनते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक एक्सपीरियंस नहीं होती।
ये साइंटिस्ट के लिए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के सोर्स का काम करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि इस रीजन में हम जब मानते हैं कि वेव हर डायरेक्शन में मूव करेगी, जब अर्थ के इंटीरियर में कहीं पर भी हाइपोसेंटर बना था तो हमने ये माना था कि अर्थ के इंटीरियर में, इस इमेज के वाया हम कन्विंस हुए थे कि अर्थ के इंटीरियर में कहीं पर भी फोकस बनेगा तो हर डायरेक्शन में बॉडी वेव्स जाएंगी। तो अर्थ के अंदर अगर कहीं पर भी हाइपोसेंटर बना है फोकस तो हर डायरेक्शन में जानी चाहिए थी। फिर ऐसा क्यों हुआ कि अर्थ के कुछ हिस्सों पे तो ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ, ये वेव्स सीस्मोग्राफ ने रीड ही नहीं की। क्यों नहीं हुई सीस्मोग्राफ पे ये रीड, है ना? सीस्मोग्राफ तो देखिए रीड करता है, उसका कारण ये है, समझना ज़रूरी है। देखिए अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है वो एक मैटर है, वो हम रिक्टर स्केल में पढ़ते हैं। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है वो हम मर्कैली स्केल में पढ़ते हैं, वो अलग बातें हैं। ओवरऑल जब साइंटिस्ट लेवल पर ट्रेमर्स की रीडिंग ली जा रही है तो वो तो रीड होना चाहिए ना। वो जब रीडिंग नहीं आ रही है तब वो ये विचार कर रहे हैं कि ऐसी क्या बात है कि यहाँ पर क्यों नहीं हुआ। तो वहाँ पे क्लियर हुआ कि ये तो शैडो जोन्स बनते हैं कोई। फिर शैडो जोन्स क्यों बनेंगे वहाँ पर, फिर देखा गया क्योंकि हमें पहले से ही क्लियर है साउंड वेव्स का फंक्शन कैसा है, फिर लाइट वेव्स का फंक्शन कैसा होता है, कौन जो ट्रांसवर्स मैनर में वेव्स मूव करती हैं वो कैसा बिहेव करती हैं, जो प्रेशर वेव की तरह मूव करती हैं वो कैसा मूव करती हैं, वो तो हम जानते ही हैं। इनके बेसिस पे हमने देखा कि शायद ऐसी कोई दो अलग तरह की वेव्स हैं, दो अलग तरह की वेव्स हैं, एक पहले आती है एक उसके बाद आती है। इस तरह से अर्थक्वेक में दो अलग तरह से मूवमेंट इंड्यूस होती है। एक आदमी आगे पीछे हो रहा है, एक आदमी आगे पीछे होने के साथ ऊपर नीचे भी हो रहा है। एक ही वेव ये तो नहीं करा सकती, मतलब एक सिंगल वेव ये दो मूवमेंट्स कैसे इंड्यूस कर सकती? वेव है कोई इंसानी दिमाग तो नहीं कि हर तरफ ही घुमा दे। अगर आप मशीन में भी जाएंगे, अगर आप चाहेंगे कि कोई रोलर कोस्टर चीज़ है वो आपको दोनों चीज़ें एक साथ दे, आगे पीछे भी और ऐसे ऊपर नीचे भी, तो वो भी दो अलग फेनोमेनास अप्लाई करेंगे। एक चीज़ आपको आगे पीछे करेगी, एक चीज़ आपको ऊपर नीचे करेगी। तो ऐसे ही वो स्टडी कर रहे हैं कि ये जो मूवमेंट्स हम देख रहे हैं, इट मीन्स टू टाइप ऑफ वेव्स आर देयर। और इसमें जो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जो मूवमेंट हमें ऑब्जर्व होनी शुरू हो जाती है, वो ऑब्जर्व होनी शुरू हो जाती है कि हम ऐसे ऐसे होने शुरू हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे साथ में ऐसे ऐसे भी होने शुरू हो जाते हैं, है ना? ऐसे ऐसे फिर ऊपर नीचे। इसका मतलब एक पहले आती है एक उसके बाद आती है। सेकंड, कई रीजन्स में तो आया ही नहीं कुछ, ये कैसे हो गया? और उन रीजन्स में एक सर्टेन मूवमेंट तो फील हुई, दूसरी वाली मिसिंग थी, और ये दूसरी वाली वही वाली मिसिंग थी जो बाद में आती है, पहली वाली के बाद आती है। यही वाली मूवमेंट एग्जैक्ट मिसिंग थी। ठीक है, जैसे आप कोई चीज़ खाते हो, उस चीज़ में कोई टेस्ट मिसिंग हो, सिंपल कहानी, आपको पता लग जाएगा कि वो चीज़ मिसिंग है, इसमें वो नहीं डला हुआ। ऐसे ही साइंटिस्ट स्टडी करते हैं कि हमने देखा है कि दो तरह की मूवमेंट्स अर्थक्वेक में होती हैं। जो सरफेस में दो तरह की वेव्स आती होंगी तभी वो सरफेस के अंदर दो तरह की मूवमेंट्स देती हैं, तभी हम उसे सरफेस वेव्स कह रहे हैं। और सरफेस वेव्स हमने दो तरह की मान ली। अब वो कह रहे हैं कि ये पहले एक टाइप ऑफ मूवमेंट इंड्यूस होती है फिर दूसरी। इसका मतलब पहली वेव आने के बाद दूसरी आती है, तो पहली तेज़ है दूसरी स्लो है। ठीक, अगली कहानी वो ये कह रहे हैं कि हर जगह अर्थक्वेक का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, जबकि हम ये मानते हैं कि वेव हर डायरेक्शन में ही जाती हैं। तो जब हर जगह क्यों नहीं हुआ, वो शैडो जोन्स कैसे बने? तो उसके लिए पता लगा कि शैडो जोन जहाँ पर बने हैं वो एक जैसे नहीं है। कई जगहें ऐसी पाई गई हैं जहाँ पर एक ही टाइप ऑफ मूवमेंट फॉलो हुई पर दूसरी वाली नहीं, उस वेव से जुड़ी मूवमेंट जो वेव बाद में आती है। इसका मतलब ये वो वेव है जो यहाँ तक आई, जो हर तरह के मीडियम में ट्रैवल कर जाती है। इसका मतलब अर्थ के अंदर वेरिएबल मीडियम्स हैं, तो इसीलिए ये यहाँ तक आ पाई। लेकिन दूसरी वाली कहीं रास्ते में ये एब्जॉर्ब हो गई, वो नहीं आ पाई। क्यों? इसका मतलब डाइवर्स मीडियम से वो गुजर नहीं सकती। वो वही वाली वेव है जो सेकेंडरी है, जो बाद में आती है, सेकेंडरी वेव्स है। तो इस वजह से जब हर डायरेक्शन में ही जाना है तो सेकेंडरी वेव के बारे में माना गया है कि वो जहाँ पर ही भी एपिसेंटर आप बनाएंगे, अर्थक्वेक आप बताएंगे, वो माना जा रहा है कि उसके 105 डिग्री इधर तक और 105 डिग्री इधर तक ही उसका एक्सपीरियंस आ रहा है। उसके बाद वो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हो रही है। लगभग 40% ऑफ द अर्थ उसके इम्पैक्ट से फ्री रह रही है। लेकिन इस पूरे रीजन में ऐसा एरिया है जो 145